हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू परफेक्शन आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम डेली 50 क्वेश्चंस का एक मेंस प्लानर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी सीरीज़ की संख्या में यह एक तीसरा प्रश्न है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीडियो सीरीज़ के क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन 66 बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और इन स्लाइड्स में दिए गए नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई है। नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस नीति के गुण एवं अवगुण क्या है? इससे बिहार को कैसे मदद मिलेगी? यानी कि एक मल्टी एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। इसको 4 भाग में बांटा गया है कि पहला, शिक्षा नीति क्या है, उसकी प्रासंगिकता बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, उन विशेषताओं के गुण और दोष, और अंत में बिहार को इससे क्या लाभ मिलेगा या लाभ नहीं मिलेगा, और अगर लाभ नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होगा। इन चारों एस्पेक्ट पर हमें बात करनी है। तो किसी भी उत्तर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, परिचय पार्ट हम लिख देंगे कि जो नई शिक्षा नीति है, किसी भी राष्ट्र में, देश में उसकी शक्ति होती है युवा। जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव संसाधन। और भारत में जो 2040-45 और इवन 2050 तक हमारे पास जो जनांकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंस, जो एक बड़ी आबादी यूथ है, और अगर उसका हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वह शिक्षित होने चाहिए। और शिक्षित न केवल किताबी ज्ञान की बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्निकल मैनेजमेंट और वोकेशनल नॉलेज उसके पास अच्छी होनी चाहिए, जो कि 20वीं सदी के प्रारूप में हो। और उसी को देखते हुए भारत की सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को लागू किया है, ताकि भारत का जो युवा है और आने वाली जनरेशन है वो शिक्षा, न केवल किताबी शिक्षा, अकादमिक शिक्षा, बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल शिक्षा में आगे बढ़े और भारत के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ उठा सके। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा के आधार पर शिक्षा नीति तैयार की गई। तो आज़ाद भारत में ये जो है वो 34 वर्षों से प्रस्तावित थी, और पहली शिक्षा नीति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहलाई थी, उसके बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है और दूसरी आई थी 1986 में। तो इस तरह से बैकग्राउंड देते हुए आगे के हम काम कर सकते हैं। उसके बाद भारत में जो है शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर भी एक झलक देते हुए बताएंगे कि साक्षरता दर 74% है। सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राथमिक सेक्टर में 99%, जो घटकर माध्यमिक में 80 और उच्चतर में बहुत ही कम 26% है। ये एक चिंता का विषय है। शिक्षा पर खर्च कितना है? तो जीडीपी का कुल 4.6%, वो ग्रॉस एज को अगर मिला दिया जाए तो, यानी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम और बाकी चीज़ें सैलरी और रखरखाव में ही ज़्यादा खर्च हो रही हैं। क्वालिटी स्टडीज़ के विश्व रैंकिंग, जो कीवर्स रैंकिंग होती है, उसमें शीर्ष 200 में केवल 3 ही भारतीय संस्थान शामिल हैं। उच्चतर शिक्षा के संस्थान से निकलने वाले केवल 47% छात्र ही रोजगार के उपराग होते हैं। उनमें 47% में भी 20% ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट यानी कि नॉन परमानेंट जॉब की तरह प्रायक होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो रोजगार का सृजन, खास करके जो नवीन 2020 वाली जो समय है, 2021 और इवन आप कहिए कि 20वीं सदी में भी रोजगार सृजन के लिए उतनी लाभकारी नहीं रह पा रही है, और इसलिए इसमें बदलाव की अत्यधिक आवश्यकता थी। और इसीलिए नई शिक्षा नीति को लाया गया आने वाले समय को देखते हुए। और इस शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनको 3 विशेष भागों में बांटा गया है, स्कूली और उच्चतर और अन्य। तो स्कूली जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य यह है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात है, उसके पूर्व लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन, तो प्रोफेशनल स्टडी को पाठ्यक्रम में शुरू करना है।
आधारभूत संरचना या संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन 2025 तक कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी और कौशल विकास करना। उच्चतर शिक्षा, कई प्रवेश और निकास विकल्प यानी कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जैसी चीज़ों का यूज़ किया गया है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग वर्षों के विद्यार्थी, अलग अलग फील्ड के विद्यार्थी एक दूसरे के फील्ड में इंटरऑपरेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इंटर फील्ड, इंटर डिसिप्लिन, इंट्रा डिसिप्लिन स्टडी को बढ़ावा दिया गया है। नई नीति के तहत 50% हाई स्कूल के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा तक पहुँच का विस्तार किया गया है और उच्चतर शिक्षा संस्थान में कम से कम 3.5 करोड़ नई सीटें का जो बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र वाली सुविधा है, ब्रिज कोर्स जैसी सुविधा है, इंटर ऑपरेटिविटी सुविधा है, इंटर डिसिप्लिनरी सुविधा है। इस तरह की चीज़ों को नियुक्त किया गया है। एमफिल के पाठ्यक्रम को बंद कर दिए जाने की मांग की गई क्योंकि ये इररिलेवेंट हो रही थी आज के समय में। अब शिक्षकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री का 4 वर्ष का एकीकृत बीएड होने को कंपलसरी अनिवार्य करने की अनुशंसा की गई है। शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षिक विधियों में भी प्रशिक्षण दिया जाने का, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन है, खास करके जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इस पर काफ़ी बल दिया गया और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी ट्रेनिंग और इंटरैक्टिव स्टडी पर ध्यान दिया गया है। पारंपरिक जो ज्ञान है, जनजातीय और देशज ज्ञान है, जो जनजातीय इलाकों में या देश जन्मित ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली को परिशुद्ध और वैज्ञानिक ढंग से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, तो खास करके जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिसे हम आकांक्षी जिले कहते हैं, जो पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनको नाम बदलकर आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया। ऐसे कुल 115 जिलों में विशेष शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन राज्यों में इन नीतियों का विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। इस शिक्षा नीति कहते हैं कि एक विशेष पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया है जिसमें 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की उम्र में जो है वो वर्तमान प्रणाली को रखा गया है, जिसमें 5, 3, 3 और 4 यानी कि 3 से 8 वर्ष तक प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 और 2, दूसरे 8 से वर्ष तक जो आरंभिक चरण 3 और 4 और 5 कक्षा तक, और 11 से 14 वर्ष की उम्र तक 6, 7, 8, 14 से 18 वर्ष की उम्र में जो है 9, 10, 11 बार यानी कि 4 हो गए, 3, 3, 2 एंड अंत में 5। एक बार और इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो ये डिटेल में है कि इनका मुख्य लक्ष्य है जो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना, और ख़ास करके जो है अलग अलग हायर स्टडीज़ में 50% और प्राइमरी में तो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक 100%। कोई खास सेपरेशन नहीं, यानी कि अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग स्ट्रीम्स में सेपरेशन नहीं। चाहे तो अलग एक साथ एक व्यक्ति 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में भी ग्रेजुएशन पैरेलली कर सकते हैं या फिर इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। 2 करोड़ बच्चों को वापस से मेन स्ट्रीम में लाने का विचार चल रहा है। वोकेशनल एजुकेशन जो है 6 क्लास से शुरू हो सकती हैं। 5+3+3+4 मॉडल जो 12 साल की स्कूलिंग और 3 वर्ष की आंगनवाड़ी या प्री स्कूल से कहते हैं, उस मॉडल पर काम किया जा रहा है। तो पहले के 5, फिर 3 और फिर 4 वाले मॉडल। टीचर्स को भी जो है एटलीस्ट ग्रेड 5 तक मातृभाषा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज और मदर टंग में सिखाने, यानी कि मैक्सिमम एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है। अब देखते हैं इसके गुण क्या है। तो गुण ये है कि राज्य और केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जो जीडीपी का 6% किया जाना है उसका अनुमोदित किया गया है। तो ये एक अच्छी कदम है। इस नीति के तहत स्कूल से बाहर 2 करोड़ स्कूली बच्चों को ओपन लर्निंग सिस्टम से जोड़ना जाएगा। 2020 शिक्षा नीति हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का जो इंटरनल लैंग्वेज, देशज नॉलेज और जो भारत की पारंपरिक व्यवस्था है उसको, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर है। कई निकास विकल्पों, छात्रों को एक साथ पढ़ने में काम करने के लिए पर्याप्त और लचीलापन दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी है। रुचि के अनुसार सब्जेक्ट और किसी भी अकादमिक धारा से किसी भी विषय पर चयन करने की अनुमति है, और इस तरह से लैंगिक समानता को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके कुछ दोष हैं। तो क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन पता नहीं कि अंग्रेजी की भूमिका गौन, यानी कि उस पर जो खासकर की जो इस तरह की जो राष्ट्रवादी सरकारें जब भी आती हैं तो अंग्रेज़ी के प्रति एक उदासीनता का माहौल बना दिया जाता है, जबकि अंग्रेज़ी जो है
इतनी भी उदासीन नहीं है, क्योंकि आने वाले वर्ष में इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसके प्रति उदासीनता कहीं ना कहीं हमारे विकास को अवरुद्ध ही करेगी। तो बेहतर विकल्प ये होना चाहिए कि मातृभाषा भी सीखे और अंग्रेज़ी का भी प्रचार प्रसार विस्तार कोने कोने तक हो, ताकि इसका जो आने वाले समय में जो ग्लोबलाइजेशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में और ज़्यादा सघन रूप से बढ़ सके। इस पर हमें जोर देने की आवश्यकता है, वो कि और एकमात्र अंग्रेज़ी ही कर सकती है। तो अंग्रेज़ी से जो गौण इस तरह की व्यवस्था है वो नहीं बनानी चाहिए, खास करके दूरी तो बिल्कुल नहीं। विभिन्न राज्यों में इतनी सारी क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं को थोपने का जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसका बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे राज्य जो है वो इस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसलिए राज्य सरकारों को नीति के वास्तविक कार्यान्वयन में भार उठाना होगा। और ये अच्छी बातें केवल अनुमोदित की गई हैं, लेकिन जब इसको कार्यपालन के समय आएगा, जब इसको क्रियान्वयन का समय आएगा, तब ये मुख्यतः राज्य पर छोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से जब फंडिंग के अभाव में ये अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि आगे चलकर परेशानी हो। कुल साक्षरता, तो अब बिहार की बात कर लें तो बिहार में कुल साक्षरता दर बहुत कम है और भारत की राज्यों में सबसे कम जो है बड़े राज्यों में इसमें ही है 61%, जिसमें से महिलाओं का भी 50% है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में 2015-16 के अनुसार कक्षा 1 में नामांकित 38% अधिक छात्र अपनी माध्यमिक शिक्षा को नहीं पूरी कर पाते हैं। शिक्षक और छात्र अनुपात भी विश्व मानक से काफ़ी नीचे है और खास करके जब उच्च प्राथमिक पे चल जाए तब तो और नीचे। और छात्र का जो अनुपात है, छात्र और कक्षा का अनुपात है जो 51 है, यह कि बहुत अच्छा नहीं है। और अगर इसको कंपेयर करेंगे, जब इसकी तुलना होती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो साक्षरता दर हो, प्राथमिक छात्र में शिक्षा का अनुपात हो, हर चीज़ में बिहार जो है वो पिछड़ा है और शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। और बिहार में इस पर काम करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जब बहुप्रवेश और निकास जैसी चीज़ें को बढ़ावा दिया गया है, तो ये बिहार के लिए आगे चलकर उपयोगी हो सकती हैं। व्यय में वृद्धि करने की वजह से, खास करके जो अभी जो नया अनुमेंडेशन आया है 15वें वित्त आयोग का, उस वित्त आयोग के ज़रिए हो सकता है कि बिहार राज्य को अधिक जो है उसमें अनुदान मिले और उस अनुदान से वो अपने आधारभूत संरचना में खास करके जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कर सके, ताकि खास करके महिलाओं और एवं जो अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य शिक्षक और धारा से जोड़ा जा सके। जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाया जा सकेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण किया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। और इसीलिए इसका निष्कर्ष हम ये देंगे कि भारत को यदि जनसंख्या लाभांश को प्राप्त करना है तो शिक्षित समाज होना अति आवश्यक है। और खासकर कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 5G टेक्नोलॉजी हो, इस तरह की चीज़ों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि ना केवल एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाए, जो कि हमारे संविधान में हमारी पर्सनल ड्यूटी है, ठीक है। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पार्ट है, मूलभूत कर्तव्यों का, कि हमें साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक परिदृश्य और वैज्ञानिक विचार को डेवलप करना है और साथ ही साथ वो वोकेशनल और रोजगार भी सृजन करके दे, ताकि भारत का जो सपना है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 तक, अभी कोविड के समय से हो सकता है कि कुछ पीछे वो आगे पीछे, लेकिन उस लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो शिक्षा एक बहुत बड़ा अस्त्र है उसके लिए। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं। So recently, new education policy 2020 has been introduced. What are the major highlights of new education policy, its pros and cons, and how it is going to help Bihar? So introduction, it will be same. So it is the third only education policy which was prolonged till 34 years. First was brought by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, second came in 1986, and third under the K. Kasturirangan in 2020 under the chairmanship of Mr. K. Kasturirangan and our education minister Ramesh Pokhriyal. So what are the present conditions of Indian education system? So first is the current literacy rate is 74%, which is not that much actually good. Enrollment ratio is primary sector is good, but it is declining in the secondary sector and the higher secondary sector by 26%. Current expenditure of the education in GDP is only just 4%, and even of that 4%, very less in the infrastructure development, research and development, and innovative technology development. Most of the money is spent in the services, payments, and
administer expenses. Experience on education is very less. Similarly, 47% of those coming out of the higher education institutions are actually employable. So the employability rate is also very low, and that 40%, 47% also, only 22% and near about 22% people are actually able to find fixed or permanent jobs. Rest of the 27% are of which having a job of non-permanent character. Major highlights of this education policy is first is schooling education. So it is focusing to achieve 100% of the gross enrollment ratio, especially at the primary and the secondary level, which is a very commendable effort. New school curriculum with coding, vocational studies and etc. to be introduced from 6th standard to make them more professional and professional training from the very beginning and the basic courses. A national mission on foundation literacy and numeracy will ensure basic skill by class 3 till 2025. A 360 holistic progress has been focused. Similarly, on the higher education, 4 undergraduate degrees with multiple entry and exit option has been created to ensure the flexibility. Academic bank of credits to be established. New policy seeks to expand higher education for 50% of the high school by 2035 and at least 3.5 crore new seats, and that is going to be as per the challenge of the growing population. Affiliation to college in 15 years with a stage-wise mechanism to be established. MPhil courses has been discontinued in the higher education system. Now it is also focusing on the education of teachers, and by 2030, minimum degree qualification for teaching will be 4 years with integrated Bachelor of Education degree. Teacher will also be given training in online education methods, and recently in the COVID-19 it has been proved that online teaching can be remarkable and commendable even without a physical barrier. Special focus on special education zones, especially in the aspirational district of 115 aspiration districts where the need is much and resources are less, so they should be kept in the priority area. It is also going to include the gender inclusion fund. Now the new circular or curricular pedagogical structure is 5 plus 3 plus 3 plus 4 and is going to be established under different age groups for 3 to 8 years, the foundational stage in 3-year pre-primary school plus grade 1 and 2. 8 to 12 is 3, 4, 5. Then 11 to 14 is upper primary or middle stage at 6, 7, 8. 14 to 18 is higher secondary school, 9, 10, 11 and 12 years. So the education is divided into certain patches. So it is basically focusing on 100% gross enrollment ratio in the pre-primary and secondary school level, up to 50% by higher education by 2035. No rigid separation, that is flexibility. 2 crore spending or will bring out 2 crore children back to the education system. Vocational education to start from class 6 with internships. New school of 5 plus 3 plus 3 plus 4 school curriculum and teaching up to the grade 5 to be in the vocational language, that is in the mother tongue language. Now what are the benefits or pros of this education policy? So public spending on education by states has increased by 6%. It is going to promote Indian culture and Indian studies, and hence the traditional languages also been kept in this method. Vocational learning has been included. Flexibility has been made. Multiple exits and options work together in the line of concept of Gram Swaraj and the rural employment, just like the Gandhiji's idea. It is going to bring a gender equality and a regional equality as well. Now what are the cons? So cons is, since there is a focus on regional languages, what is happening is the English has been taken a back seat, which is not up to the mark with the modern education and the modern current global order. Imposing so many regional languages, especially the 3 language formulas, many of the states are actually proving their disefficiency with the 3 language formula. Third, since the education is being a state subject, what is happening that the very good and simplified or so-called dignified recommendations of the national education policy, the whole of the burden of implementing these policies has been come down to the states, and since due to the lack of funds and due to the irregularity of the funds, that is going to be very critical, says that these things, these very remarkable recommendations will not be actually be take place on the ground because of lack of funds and internal rift and politics. Now what is present condition of Bihar's education? So be it female education, male education, total literacy rate, pass out rate, Bihar is actually very low in this area. If we compare the national average,
literacy is 61, where it is 74. Even public teacher ratio, pupil teacher ratio is 36. That is not good. Pupil teacher ratio at upper primary is further bad. Student classroom ratio is also 51. So it is very bad, especially in the case of literacy. Bihar has been not doing properly well, and Bihar has lowest per student expenditure in the elementary education. And though indicators of Bihar are not encouraging, but since this kind of new education policy, and especially the multiple entry and exit scheme, and going to increase the 6% of GDP with the recommendations of 15th Finance Commission, Bihar is going to give, or is been thought to get a better benefit, a better fiscal benefit, and so that it can implement in restructuring its education model, especially at the rural levels where most of the girl child and the minority sector can be included, and the dropout ratio can be excluded and can be dignified or nullified. Vocational training will train and will make better employment. The quality of education is going to be better if the more research is going to happen, and that is why we'll conclude it. So if you want to take advantage of our demographic dividends, what we need is a skilled and educated class, and since it is also our fundamental duty to develop a scientific temper, this modern education policy is going to enforce the scientific temper, since it's based on research and technology. Along with that, it is also going to provide jobs and education as well as professional knowledge, which at the end will make India a startup hub. And if you want to achieve a goal of 5 trillion economy by 2025, we need an educated and scientific tempered class, which is going to be provided by this national education policy. This was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, take care. Jai Hind.